अशोक गहलोत जी के कारण तकलीफ देनी पड़ी। आज एक धरना हुआ किसानों के कथित समर्थन में। पहली बात तो थोड़ा सा पीछे जाएं इतिहास में, तो कांग्रेस को पर्याप्त अवसर मिला था इस देश में किसानों के कल्याण के लिए। कभी नहीं बताया कि क्या क्या किया और क्या कर सकते थे। दूसरा, मंत्रिमंडल संविधान की शपथ लेता है, संविधान की परंपराओं, मर्यादाओं और आचरण की अक्षुण्णता के लिए। दुर्भाग्य है कि उसी भारत के संविधान से निकली हुई संसद उससे पारित कानून का इन मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए इस तरीके के धरने का आयोजन कम से कम उसको संवैधानिक और न्यायोचित तो नहीं ठहरा सकते। वो राष्ट्रपति और महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल महोदय की भूमिका पर प्रश्न उठाते हैं, लेकिन उन्होंने जो केंद्र के पारित बिल को विधानसभा में उन बिल के विरोध में जो प्रस्ताव पारित किया, उसकी संवैधानिक सैंक्टिटी क्या है, इसके बारे में शायद उनको पता नहीं होगा। और समवर्ती सूची में होने के कारण वो यदि ऐसा आचरण करते हैं तो वो वैसे ही निष्प्रभावी होगा। मैं थोड़ा इतिहास में चला जाऊं तो मैंने आज देखा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय पिछले 2 साल से रटी रटाई बातें कर रहे हैं। स्टीरियोटाइप, जैसे टेप रिकॉर्डर होता था ना पुराना, बटन दबाया और चालू। हास्यास्पद सी बात है कि वो लोकतंत्र की बात करते हैं, पर आज तक इस बात का जवाब नहीं दिया कि इस देश में लोकतंत्र पर सबसे पहले सवाल किसने खड़ा किया, उस पर पहरा किसने बैठाया। और ये तो आधुनिक भारत के राजनीतिक इतिहास में साफ लिखा है। नई पीढ़ी को शायद पता नहीं होगा, लेकिन हमसे पहली पीढ़ी को आपातकाल की यातनाओं से अच्छे तरीके से रूबरू होना पड़ा था। अब उनको बार बार लगता है कि हमारी सरकारें अस्थिर हो रही हैं, जिसके कारण तो वो खुद हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग 100 से भी ज्यादा बार ये कांग्रेस के राज में ही हुआ था। वो कभी भ्रष्टाचार पर मुखर होकर बात नहीं करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा नेहरू गांधी खानदान से लेकर उनके गली कूचे के नेताओं के हाथ भी भ्रष्टाचार के पाप में रंगे हुए। नई पीढ़ी कैसे भूलेगी 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को, कोयला घोटाले को। हो सकता है कि नेहरू जी के कार्यकाल में मिस्टर मेनन के जीप घोटाले को तो शायद नई पीढ़ी भूल जाए, लेकिन हम लोग बोफोर्स को कैसे भूलेंगे। इसलिए इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, इस देश में भ्रष्टाचार को पनपाया। वो नोटबंदी पर सवाल खड़े करके और एक सहानुभूति बटोरने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत की जनता को अच्छे तरीके से पता है कि काला धन ये कांग्रेस की ताकत थी। स्विस बैंकों के अकाउंट कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जाहिर से थे। उस नोटबंदी से सबसे ज्यादा चोट किसी को पड़ी थी तो इसी नेहरू गांधी खानदान को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पड़ी थी, कि जिन्होंने बहुत अरसे से इस तरीके का काला धन जमा किया था और जो रातों रात राख में तब्दील हो गया था। इस बात को सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस के
हाथी की तरह दांत खाने के ओर हैं और दिखाने के ओर हैं। और वो जब तोहमत लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है। उनका दामन पाक साफ नहीं है। वो इसलिए विचलित हैं कि 90 के बाद में, 98 के बाद उनको कभी भी पूरा बहुमत नहीं मिला। इससे पहले भी उन्होंने अल्पमत की जुगाड़ की सरकार चलाई, अभी भी वो जुगाड़ की सरकार चला रहे हैं। जिस तरीके से अभी भी बहुजन समाज पार्टी के मर्जर की पिटीशन स्पीकर के यहां पेंडिंग है, निर्दलियों की मेहरबानी से इनकी सरकार जैसे तैसे बची है। हम पर आरोप बेशक लगाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये उनके कई हॉबीज में शामिल हो गया कि बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाओ, प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगाओ, गृह मंत्री जी पर आरोप लगाओ। और अजीब सी बात यह है कि वो बात करते करते रेट भी बताते हैं। वो उदाहरण देते देते मध्य प्रदेश का और कर्नाटक का उदाहरण देते हैं। लेकिन सबको ध्यान होगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के निर्वाचित विधायकों ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दिया था और वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनकर आए थे। मैं तो नहीं समझता कि इसमें कुछ असंवैधानिक है। यदि असंवैधानिक होता तो चुनाव आयोग उनको लड़ने की परमिशन नहीं देता। यही कर्नाटक में हुआ, यही गुजरात में हुआ। अब वो आशंकित हैं बार बार, 2 बरस से सरकार नहीं चला पा रहे, और नहीं चला पाने का उनका अपना कारण है। उनकी अपनी प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी नहीं बन रही। मंत्रिमंडल का विस्तार के तो सब्ज बाग उन्होंने बहुत लोगों को दिखा रखे हैं। दुविधा यह है कि जितनी रेवड़ी बांटी उतनी रेवड़ी उनके दामन में नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वो हमें कहते थे कि बीजेपी की कार्यकारिणी नहीं बनी, पर अभी 6 महीने हो गए, वो कागज पर भी नहीं लिख पाए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी अंतर्कलह, अंतर्विरोध, अंतर्द्वंद और सरकार की नाकामी, और उस नाकामी का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, जिस बारे में बार बार ये धरने का पाखंड करते हैं, किसानों के हित की बात करते हैं, वो सबसे पहला प्रश्न है किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी, जो उनके अंतर्राष्ट्रीय नेता ने 10 दिन में कहा। लेकिन उस पर अब गोल गोल घुमा कि कहीं न कहीं इस वादा कांग्रेस पार्टी के कर्जा माफी के इस वादे के झांसे में आया होगा, लेकिन आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। राजस्थान के बेरोजगारों को जन घोषणा पत्र में रोजगार देने की बड़ी बड़ी घोषणाएं करी, लेकिन दर्जनों मामले अदालतों में सरकार की टेबल पर पेंडिंग पड़े हैं। 2.5 लाख संविदा कर्मी इंतजार कर रहे हैं नियमितीकरण का। पर मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी बेरोजगारों की उस श्रेणी में अपने पुत्र को भी खड़ा पाते होंगे, उसको रोजगार नहीं दे पाए तो शायद राजस्थान के भी बाकी लोगों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे। एक लंबी फहरिस्त है, बहुत छोटी छोटी चीजें थी। कर्जा माफी तो उनकी नजर में बड़ा होगा, लेकिन हमारी पूर्ववर्ती सरकार 833 रुपए का प्रति माह 10,000 रुपए सालाना अनुदान देती थी। मजे की बात यह कि बिजली मंत्री जी कह रहे हैं कि हम टैरिफ में सब्सिडी दे रहे हैं, यानी उस 833 रुपए को तो भूल जाओ, उसका कोई जवाब नहीं है। अभी कई ऐसे उदाहरण आए कि राजस्थान के आधे जिलों में रात को बिजली मिलती है, आधे में दिन को मिलती है। कड़ाके की ठंड में उनको यदि सहानुभूति होती तो पिछले दिनों एक के बाद एक मौतें हुई। इस प्रदेश में इस बात का जवाब नहीं है कि राजस्थान में किसानों ने आत्महत्याएं क्यों की, और ये रिकॉर्डेड है। गंगानगर के, रायसिंह नगर के सोनलाल कडेल ने वीडियो जारी किया
उसमें मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को दोषी ठहराते हुए आत्महत्या की। उसके बाद एक सीक्वेंस है, बड़ी फहरिस्त है। इस बात का कोई जवाब नहीं है कि उन किसानों ने आत्महत्याएं क्यों की। मुझे लगता है कि इस सरकार की 2 साल की नाकामी को छिपाने के लिए, अपनी पार्टी के झगड़े को छुपाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं पर आरोप लगाते हैं। पर मुझे लगता है कि जिस तरीके से पूरे देश भर में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बड़ा राजनीतिक बदलाव आया, आज़ादी के बाद राजनीतिक तौर पर यह बड़ा बदलाव था कि जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घाटी में कभी कमल नहीं खिला था, वो भी खिला। सुदूर उत्तर पूर्व के प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी का विचार फैला और प्रधानमंत्री जी ने वाजपेयी जी के किसान कल्याण की जो उदात्त भावना थी, किसान क्रेडिट कार्ड, आज़ादी के बाद का इतना बड़ा निर्णय जिससे हिंदुस्तान के करोड़ों किसान उस क्रेडिट कार्ड का आज उपभोग करते हैं। और उसके बाद कालांतर में प्रधानमंत्री फसल बीमा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और उसके बाद लगातार एक के बाद एक जिस तरीके के क्रांतिकारी फैसले हुए, यूरिया की कालाबाजारी होती थी, किसानों पर लाठियां यही कांग्रेस की सरकार बरसाती थी, लेकिन नीम कोटेड यूरिया ने इस देश की किसानों की एक बड़ी सहूलियत को पूरा किया। इस देश के किसानों को खेती में नवाचार के लिए, उन्नयन के लिए अवसर मिला और आज किसान छोटी जोत में भी बागवानी और फलों की खेती करके, फलों और फूलों की खेती करके उसने उन नवाचारों को अपनाया और खेती को रोजगार के साथ साथ आमदनी का जरिया भी बनाया। मित्रों, मैं समझता हूं कि जो प्रश्न बार बार खड़े किए जाते हैं, उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया कि जिन 3 कृषि बिलों का जिक्र होता है 2019 के उनके घोषणा पत्र में छपा है, तो ये बता दें या तो सोनिया गांधी जी झूठी हैं, या उनका घोषणा पत्र झूठा है, या अशोक गहलोत जी को यू टर्न करने की पुरानी आदत है। यही काम नागरिकता संशोधन बिल के मसले में हुआ। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ इन्होंने यहां प्रस्ताव पारित किया जो संवैधानिक परंपराओं के विपरीत था, लेकिन उस यू टर्न का नतीजा देखिए कि पिछले दिनों महीने के अंतराल में अजमेर और जोधपुर में ऐसे पाकिस्तानी विस्थापित भारत के उन लोगों को उस नागरिकता संशोधन कानून की ताकत के बूते पर इसी की सरकार ने प्रमाण पत्र के रूप में दी है। और इसलिए ये जो तीनों बिल थे, इनके बारे में बहुत विस्तार से बातें पहले होती रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 2003 में जब किसान कल्याण के लिए स्वामीनाथन आयोग का जब गठन हुआ, 2005 में और 6 में जब पेश की गई, तो 8 वर्षों तक यूपीए की सरकार थी, तो ये ठंडे बस्ते में क्यों थी? मनमोहन सिंह जी 2014 में इसी तरीके से 2012 में 4 दिसंबर 2012 को कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल का बयान भी संसद में दर्ज है। उन्होंने एपीएमसी में बदलाव के लिए, निजी कृषि बाजार खोलने के लिए, और तमाम जो दल थे जो यूपीए के समर्थक थे, उन सब ने इसका समर्थन किया, जिसमें एनसीपी, डीएमके, सपा, बसपा, लेफ्ट, टीएमसी, ये सब लोग शामिल थे। राहुल गांधी जी का वीडियो 2015 का ये सबने देखा है। 2019 के घोषणा पत्र का जो जिक्र किया, पेज नंबर 17 के बिंदु संख्या 11 पर ये कृषि विधेयकों में सुधार की बात की गई थी, ये रिकॉर्डेड है। मुझे लगता है कि राजस्थान की सरकार ने जो अभी जो आंकड़े दिए थे, और उसमें लगभग 59 लाख किसान हैं जिनको ये उम्मीद थी कि पूरी कर्जा माफ़ी होगी, और लगभग 99,000 करोड़ का ये कर्जा माफ़ होगा।
केवल सहकारी बैंकों का परंपरागत रूप से जो पूर्ववर्ती सरकारें करती आई वही कर्जा माफ किया। अब चिट्ठी से ये स्वीकार कर लिया कि उनका वादा झूठा था, उनके बस में नहीं था, उन्होंने गुमराह किया, और अब वो चिट्ठी लिख रहे हैं 2 साल बाद। ये चिट्ठी पहले लिखी जा सकती थी यदि कुव्वत होती, गैरत होती। तो मुझे लगता है किसानों को सिर्फ बरगलाने के लिए ये काम किया है। मित्रों, बहुत सारी बातें, एक लंबी फहरिस्त है, पर मुझे लगता है कि इस देश में मोदी जी की सरकार ने कृषि का जो बजट था, हिस्सा था, वो यूपीए की सरकार में, आखिरी सरकार में 21,000 करोड़ था, और आज 1,34,000 करोड़ रुपए। ये बानगी है कि कृषि के लिए सरकार कितनी जागरूक है और सतर्क है। इसलिए मैंने कहा, आज जब ये बार बार धरने की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी कांग्रेसियों को ट्रेंड कर रहे हैं कि अभी से धरने की आदत डाल लें, क्योंकि अब मुझे लगता है वो कभी सत्ता में आएंगे नहीं। जो बचे कुचे लोग रहेंगे कहीं ना कहीं दरी बिछा के, क्योंकि उनकी आदत में कभी आंदोलन नहीं था, कभी मुद्दे नहीं थे, कभी समाधान नहीं था। तो अच्छा है, भले ही उन्होंने संवैधानिक परंपराओं का उल्लंघन किया, लेकिन बेहतर है कि वो इस तरीके से दरी बिछा के धरने की आदत डाल दें, तो क्योंकि जिंदगी भर यही काम उनको करना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से फेयरमाउंट होटल के समय जो घटनाक्रम हुआ था राजनीतिक हैसियत का, उस समय जो भाषा चली थी वही का वो केंद्र के लिए कह रहे हैं कि नाकारा और निकम्मा सरकार। मुझे लगता है कि उनका कोई कंप्यूटर खराब हो गया और बार बार एक ही एक भाषा बोल रहा है। मैं देख रहा हूँ पिछले 2 साल से कहीं ना कहीं कोई चिप में गड़बड़ है, दुरुस्त करवा लेनी चाहिए। और भाषा की मर्यादा, मुझे खुद को ताजुब होता है कि इतने परिपक्व राजनेता और लगातार वो बात तो सहकारी संघवाद की करते हैं, लेकिन जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री पर, माननीय गृह मंत्री पर और अनेक नेताओं पर जिस तरीके की राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो मुझे लगता है कि उस सहकारी संघवाद की मर्यादा में तो कतई नहीं आता। तो आपको लगता है कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशान जैसे हालात इस बयान से? अब ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। क्योंकि आदमी जब कोई असंयमित भाषा बोलता है, असंयमित बोलता है, या कहीं ना कहीं द्विअर्थी बोलता है, तो उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। तो वो अपने कारणों से विचलित हैं। तो ये तो मैं पहले से कहता ही रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की और अशोक गहलोत जी को बचाने के लिए कोरोना उनके लिए आपदा में अवसर बन के आया, और भारतीय जनता पार्टी उनके लिए दूसरा कारक है कि उनके माथे मंडो और खुद पाक साफ हो जाओ। लेकिन ये बात ठीक है कि दिल की बात जुबां पे आ जाती है, उनके घर की परेशानी, और वो शब्दों से प्रकट कर देते हैं। सदन के उपनेता राजेंद्र राठौर साहब ने किसी चीफ से सवाल किया था कि दिन में धरना, रात में डिनर। उस पर सवाल जब किया गया तो उनका कहना है कि उपनेता का और उप प्रमुख, उप प्रधान कोई महत्व होता नहीं है। अगर पूनिया जी, कटारिया जी उनसे सवाल करते तो उसका जवाब देते, और राठौर साहब की उन्होंने कहा है कि वो खामखा है। देखिए, मैं कई अरसे से पीसीसी चीफ, मुख्यमंत्री जी और बाकी लोगों की भाषण शैली, उनकी शब्दों की चीज़ों को देखता हूं, तो ये तो बात सही है कि विचलित तो सभी हैं, हैरान और परेशान हैं, और इसमें भी कोई बुराई नहीं है। क्योंकि ये जब सवाल खड़ा किया तो एक तरफ तो धरना दे रहे हैं और शाम को डिनर करेंगे, तो ये कंट्रास्ट है। ये आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकता कि आप दिन में उपवास करोगे और शाम को भरपेट कूद कूद के जीमोगे, तो ये तो कहीं उसकी साम्यता नहीं है। सर, आज उन्होंने सचिन पायलट जी ने बातों बातों में भाषण में कहा, जब चुनौती आती है तो दुख होता है, संकट आता है तो खतरा होता है, तभी अपने और परायों का पता चलता है। मुझे लगता है कि इस दर्द को
पायलट साहब ठीक से बयां कर सकते हैं। मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि मैं पिछली घटनाओं का साक्षी रहा हूं, तो इसलिए ज़्यादा बेहतरीन जवाब वो मुझे लगता है कि वक्त पे दे पाएंगे। ये भी कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद जो है वो किसानों के साथ खड़ा होना है, बोले निक्कर पहनकर नागपुर से भाषण देना राष्ट्रवाद नहीं है, इस तरह की भाषा चल रही है। देखिए, मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद के लिए किसी संस्था को किसी व्यक्ति के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, और देश ने बहुत अच्छे से देखा है कि इस देश में आज़ादी का संघर्ष, उस संघर्ष के बाद आपातकाल का संघर्ष, फिर श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष इस देश में, इसलिए राष्ट्रवाद इस देश के जर्रे जर्रे में है। भारत का जो व्यक्ति संविधान के प्रति आस्था रखता है, तिरंगे के प्रति आस्था रखता है, जो भारत माता की जयकारा लगाता है, जिसको वंदे मातरम से वास्ता है, ऐसे तमाम लोग मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद के दायरे में आते हैं। लेकिन जो ये कहें और जो ये समर्थन करें और जिनके साथ वो बैठें कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो तो कतई राष्ट्रवाद नहीं होगा। सर, आपको लगता है कि अशोक गहलोत जी को मीडिया फोबिया हो गया? आज भी गोदी मीडिया करके चिल्ला रहे थे। हाँ, मुझे लगता है कि उनको कई बार ऐसे सपने में नींद भी खुल जाती होगी और कई बार बुरे बुरे सपने भी आते होंगे। मैं पिछले कई अरसे से देख रहा हूं कि वो अनेक अवसरों पर मीडिया को भी निशाना बनाते हैं, और उन्होंने आपको कई बार कहा है कि हमारी छापा करो, और ये भी कहा है कि विज्ञापन चाहिए तो मेरी खबर दिया करो, ये भी कहा है कि हम काम करते हैं उनकी मत छापो। तो मुझे लगता है कि वो किसी न किसी तरीके के पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, और क्योंकि कई अवसरों पर मीडिया ने अपने युग धर्म का पालन किया है, निरपेक्ष रूप से किसी भी सरकार के खिलाफ जनता के मुद्दों और मसलों को उठाना ये गलत नहीं है, पर उनकी नज़र में गलत है, इसलिए वो विचलित हैं। पीसीसी चीफ ने अपने संबोधन में इस बात का ऐलान भी किया है कि 5 जनवरी से कांग्रेस के नेता गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाएंगे और इन कानूनों के बारे में बताने की कोशिश करेंगे इनमें क्या विफलता है। भारतीय जनता पार्टी का भी ऐसा कुछ प्लान है कि ग्रास रूट पर जाकर किसानों को समझाने की कोशिश की जाए? देखिए, हम लोग पहले 5000 से भी ज़्यादा चौपालें कर चुके हैं, और राजस्थान भौगोलिक रूप से बहुत बड़ा है। इस बिल के प्रति यदि राजस्थान के किसानों को तकलीफ होती, विरोध होता, तो शायद पंचायती राज चुनाव में, जिसमें 4.5 करोड़ मतदाता थे, 2,41,00,000 मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया, लगभग आधा राजस्थान और उसमें अधिकांश ग्रामीण परिवेश की और किसान जनसंख्या थी, उसने कांग्रेस के इस दावे को अस्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के इस बिल के प्रति नीतियों को स्वीकार किया है। फिर भी हमारा अपना कार्यक्रम यथावत है और लगातार अभी चल भी रहा है। इनको तो अब सुध आई है, ये गांव में किस मुंह से जाएंगे, क्योंकि गांव में जाते ही कोई कर्जा माफ़ी की बात करेगा, कोई बिजली के बिल की बात करेगा। वो सवालों के जवाब अभी इनके पास नहीं है। मैं तो इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ, ये गांव में जाएंगे, क्या समझाएंगे, लेकिन मुझे लगता है समझ के जरूर आएंगे। देखिए, आपको चुनौती दे रहे हैं प्रताप सिंह जी, बोले 200 से क्यों केवल आवेट से उपचुनाव करवा लो। नहीं, उसमें सिविल लाइन्स भी शामिल है। मैंने जब मध्यावधि की बात की है तो नाई बाढ़ कितने समझ में आ जाएगी, तो मैं तो तैयार हूँ। वो यदि सिविल लाइन्स से करें तो मैं भी तैयार हूँ।